अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यार आज की वीडियो ग्रीस वर्क परमिट के बारे में है। हमारे भाइयों का जो है ना काफ़ी जो सवालात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारे सवालात का जवाब दूंगा। तो सबसे मेन जो सवाल इस वक्त वो ये हो रहा है कि यार आप ये बताएं कि आपने पिछले दिनों में बताया था कि अम्बेसी की फ़ीस बहुत कम हो चुकी है, 75 यूरो हो गई है। लेकिन अब जो है ना वो 180 यूरो ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कुछ दिन जो है ना 70 यूरो फ़ीस ली थी। अभी जो है ना फिर वो 180 यूरो ले रहे हैं। तो वो 75 यूरो लेने के बाद जो है ना कुछ लोग जो है वो बेचारे 75 यूरो लेकर जा रहे थे और फिर बाद में उनको अर्जेंटली जो है ना इस्लामाबाद से यूरो लेने पड़े। तो उनके लिए बहुत मसला बन गया। तो मैं आप लोगों को सबको ये कहता हूँ कि आप 180 यूरो लेकर जाया करें। अगर करंट जो भी सिचुएशन होती है तो उस सिचुएशन के लिहाज से वो आपसे जो है ना फ़ीस ले लेते हैं, लेकिन इस वक्त जो है ना 180 यूरो ही ले रहे हैं। और भाइयों का जो सवाल ये है कि एग्रीकल्चर का वीज़ा रेशू क्या है। एग्रीकल्चर का वीज़ा रेशू अगर बात करें तो एग्रीकल्चर का वीज़ा रेशू ना होने के बराबर है, ठीक है। तो ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बताता हूँ। अगर ग्रीस का वीज़ा रिजेक्ट होता है तो बंदे को, एक नॉर्मल बंदे को बहुत बड़ा लॉस होता है, यानी कि उसको कम से कम 2 लाख का लॉस हो जाता है। तो मैं उन लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप जो है ना इस वक्त जो सिचुएशन है, हालात है, तो आप जो है ना ग्रीस का जो है एग्रीकल्चर का वीज़ा अप्लाई करें। अगर ग्रीस का अगर आपने अप्लाई वीज़ा करना ही है तो आप कोई जहाँ वेल एजुकेटेड है, या कोई आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, इस तरह की कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करें। वो आपको मैंने वेबसाइट भी बताई थी कि आप जो है ना ऑनलाइन जो है ना अपनी कंपनी को आप ऑन, अगर कोई वेल एजुकेटेड बंदे वो मेरे साथ रब्ता भी कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको लिंक बताऊंगा और आप जो है ना एम्प्लॉयर अपना खुद ढूंढ सकते हैं, किसी एजेंट के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जो है, जो किसी एजेंट के थ्रू काम करवाना चाहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ वेल्डर और या स्किल्ड पर्सन, बेकरी वालों के भी वीज़े लग रहे हैं और वेल्डर के वीज़े लग रहे हैं और स्टील फिक्सर, शटरिंग, कारपेंटर, इस तरह के वीज़े लग रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी के वीज़े की बात करें तो ना, कुछ लोग में से कमेंट्स करेंगे यार हमारे वीज़े लगे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वीज़े किसी के नहीं लगते, वीज़े लगते हैं, लेकिन वीज़ा ना होने के बराबर है जो एग्रीकल्चर के है। एग्रीकल्चर का अगर 100 बंदा वीज़ा अप्लाई करता है तो जिसके अंदर जो 2 या 3 वीज़े लगते हैं, इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है, आगे क्या होगा वो मुझे कोई पता नहीं, मैं गैप नहीं जानता, ठीक है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने फिर भी ट्राई करनी है। एक बंदा 8 मंथ 9 मंथ इन्वेस्ट करने के बाद और अपना जो अपने इतने मेडिकल का खर्चा और हेल्थ, ये सारे अखराजात वो इन्वेस्ट करने के बाद जब उसका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उसको बहुत बड़ा एक झटका लगता है। तो वो झटका जो है ना वो उसको डिसहार्ट कर देता है, यहाँ तक कि वो काफ़ी मायूस हो जाता है। तो इसलिए जो है ना मैं आप लोगों को यही कमेंट करता हूँ कि आप लोग जो है ना एग्रीकल्चर का वीज़ा मत अप्लाई करें, ठीक है। आप अपना टाइम और अपना पैसा ज़ाया करेंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर आपने एग्रीकल्चर का अप्लाई करना ही है तो वैसे भी आप 20-25 लाख अपने एजेंट को देंगे, तो वही 20-25 लाख आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छे तरीके से मैनेज कर लें और अपना एनटीएन बनाएं। एनटीएन बनाने के बाद और अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स जो है ना, जिस फील्ड का आपको काम आता है उस फील्ड का बिज़नेस आप तारफ़ करवाएं और 1 से 2 कंट्री विज़िट करने के बाद आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें। एक दफ़ा रिस्क लें, और रिस्क लेना ही है तो आप इस तरह रिस्क लें। वैसे भी आपने 22-25 लाख 30 लाख रुपया आपने देना है वर्क परमिट का, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। इतनी अमाउंट बनती नहीं है, लेकिन क्या करें, मार्केट के अंदर रेट चल रहा है, माफिया जो है ना बहुत रूई पर है। तो सारा, हालांकि इस तरह का अगर काम करना है ना, इतने पैसे अगर आप किसी भी एजेंट या किसी भी एजेंसी वाले से करते हैं तो उनके साथ ये बात किया करें कि आपने एम्बेसी की फ़ीस भी खुद देनी है, ये सारे कुछ खुद देने हैं, हम एडवांस पेमेंट देंगे। यहाँ तक कि वो सारा कुछ बेचारा खुद अखराजात करने के बावजूद जो एडवांस पेमेंट दी होती है, मैंने लोगों के इंटरव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर किए, वो एडवांस पेमेंट भी उनको वापस नहीं मिलती है। तो बाकी आपने खुद फैसला करना है, फैसला आपके हाथ में है। मेरा काम है आप लोगों तक जो है ना, आप लोगों को अवेयरनेस देनी है, आप लोगों को होशियार करना। फिर भी आप अपना नुकसान करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी। और इसके अलावा जो है ना कुछ लोगों के ये भी है कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट होता है, क्या हम री अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो भाई जिनका वीज़ा रिजेक्ट होता है उनके डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर जहाँ अम्बेसडर ये कहता है कि हम आपके ऊपर सेटिस्फाई नहीं है, तो उनको जो है ना री अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। वो भी जो है ना उधर से ग्रीस में वकील है वो ही कर सकता है। और जिनका मेडिकल की बिहाफ पर होता है वीज़ा रिजेक्ट, यानी कि
तो उनका ये है कि अगर आप दोबारा मेडिकल आप फिट हो जाते हैं तो फिर आपको जो है ना रीअपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बाकी उम्मीद है कि आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी, अगर फिर भी नहीं आती फिर आपकी मर्ज़ी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।